नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से लूनी के बदरपुर गांव के एक इलाके में सभी घर डूब गए, जिसमें रहने वालों के जीवन पर पानी का संकट बना हुआ है। कुछ लोग तो अपना सामान तक मकानों से निकाल नहीं पाए और यमुना नदी के जल ने अपने आगोश में उसे समा लिया। इनके घरों को यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में चारे और गन्ने की फसलें भी डूब गईं। घरों को नुकसान हुआ, लेकिन उसके साथ ही फसलें भी डूब गईं। लेकिन प्रशासन ने अभी तक इनकी कोई खबर नहीं ली है। कब से? सुबह 7 बजे से। हाँ? सुबह 6 बजे से। अच्छा, किस तरह से भरा ये पानी? 6 बजे से अभी तक भरा है पानी। अच्छा, बस कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई मदद की गई हो प्रशासन के द्वारा? कुछ नहीं दिया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कब से? सुबह 7 बजे से। हाँ? सुबह 6 बजे से। अच्छा, किस तरह से भरा ये पानी? 6 बजे से अभी तक भरा है पानी। अच्छा, बस कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई मदद की गई हो प्रशासन के द्वारा? कुछ नहीं दिया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कब से? ये तो बांध काट दिया गया आगे से। जी बांध काटने के बाद पानी आ गया इसमें। जी, तो घरों में पानी पूरा भर चुका है? पैरा हो गया ना। अच्छा, कोई नुकसान हुआ हो? नुकसान तो बहुत हो गया, पूरा माल बह गया पानी में। जी, तो क्या कोई मदद अभी तक प्रशासन द्वारा की गई है? कैसे? कोई आया यहाँ पर देखने आपको? कोई नहीं। बिजनौर में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से नांगल थाने में पानी भर गया और थाने में कुर्सियां भी पानी में तैरती हुई नजर आईं। पुलिसकर्मियों को भी पानी की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एमपी के झाबुआ से खबर है, जहां पर एसडीएम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एसडीएम पर अनुसूचित छात्रावास औचक निरीक्षण के दौरान नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने झाबुआ पुलिस ने बता दें कि एसडीएम के खिलाफ SC ST एक्ट, पॉस्को एक्ट और आईपीसी की धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं झाबुआ पुलिस ने एसडीएम को गिरफ्तार करके न्यायालय में भी पेश कर दिया है। एसडीएम के खिलाफ जो है बच्चों से छेड़छाड़ का मामला आया था, जिसको यहाँ पदस्थ महिला डीएसपी द्वारा जांच की गई थी और जांच उपरांत जो है उनके विरुद्ध धारा 354A भारतीय दंड विधान एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 11-12 इनके ऊपर जो निरीक्षण के दौरान बालिकाओं के हॉस्टल में छेड़छाड़ का इन पर आरोप लगा है। और ये जो इस आरोप में एट्रोसिटी और पॉस्को अधिनियम लगी है और ये गंभीर मामला है, इसीलिए आज इन्हें पेश किया गया था न्यायालय के समक्ष। जैसा कि हमें सूचना प्राप्त हुई थी, तो उसके उपरांत हमने संबंधित कृत्य के ऊपर जांच करवाई और जो तथ्य सामने आए थे तो हमने निलंबन का प्रस्ताव भेजा था और आयुक्त महोदय ने उनको निलंबित भी किया है। और साथ ही साथ में, क्योंकि वो क्रिमिनल एक्ट भी है, तो उनके अगेंस्ट में FIR भी हुई है और अभी क्योंकि वैधानिक कार्रवाई है तो वो एज पर लॉ आगे होगी। जैसा कि हरियाणा के रेवाड़ी के कोसली में महिला पूर्व सरपंच का शव नहर से बरामद हुआ। 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुबह 5 बजे घर से निकली थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। गुड़ियानी पंप हाउस पर नहर के पानी में महिला का शव तैरता हुआ देख पुलिस को सूचित किया गया। दरअसल मृतक पूर्व सरपंच रह चुकी हैं। परिवार के मुताबिक बुजुर्ग सुबह उठने के बाद रोज टहलने के लिए जाते हैं और ये महिला भी टहलने के लिए गई थी। आज भी सुबह 5 बजे घर से जब वो टहलने के लिए गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। बाद में स्थानीय लोगों ने महिला का शव नहर में तैरता हुआ देखा तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन शुरू कर दी है। 112 से टेलीफोन आया था कि पंप हाउस गुड़ियानी में के पास है कोई लावारिस महिला है, उसकी डेड बॉडी है। सूचना पाकर हम मौके पर आए, हमने ग्रुप वगैरह में डाला, पता है आपस प्रयास किया आप जैसे लोगों से, तो पता चला कि कानड़वास में
कौन है? 70 वर्ष उम्र है और इसके परिवार वाले बुलाए हैं, आ रहे हैं। और उसके बाद जो बयान देंगे उसके आधार पर कार्रवाई। अभी से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, तो परिवार वाले बताए। आज शिवपुरी जिले के समस्त जैन समाज की तरफ से आचार्य पूज्य श्री 108 काम कुमार नंदी जी मुनिराज की निर्मम हत्या का विरोध और हत्यारों पर त्वरित कार्रवाई के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। बता दी कि कर्नाटक के बेलगांव जिले में चिकोड़ी तालुक में नंदी पर्वत पर स्थित जैन तीर्थ पर विराजमान जैन आचार्य पूज्य श्री 108 काम कुमार नंदी जी मुनिराज की दिनांक 5 जुलाई 2023 को आरोपी हसन दलायत और नारायण मौला के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारों ने मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डोरवेल में दूर एक कुएं में डाल दिए थे। परेशानी थी, कुछ शादी का मैटर था, मामला बिगड़ गया था उनका। तब आचार्य श्री के कहने पर समाज के द्वारा उनको 6 लाख रुपए दिलवाए गए और उनको लगभग 6 वर्ष हो गया था। तो उनके लिए बस प्रेम से कहा था कि भुगतान करो। उतने में उनको बुरा लगा या जो भी कुछ लगा, तो उनकी निर्मम हत्या की। पहले करंट लगाया, फिर उनको अंग भंग करके और 600 फीट गहरे बोर में उनकी बॉडी के पार्ट्सों को डाल दिया गया। इस तरह की जघन्य अपराध के विरोध में पूरा भारतवर्ष का जैन समाज आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और ये कॉपी कर्नाटक के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को दी गई है कि जैन समाज के छिंदवाड़ा के चांद थाना क्षेत्र भांड पिपरिया निवासी अमित साहू की तरफ से कियोस्क का संचालन किया गया था, लेकिन कियोस्क का संचालन के दौरान ग्रामीणों के खाते से रुपए निकालने और जमा करने का काम किया जा रहा था। लेकिन कुछ समय बाद कियोस्क संचालक के द्वारा कुछ ग्रामीणों के रुपए एफडी करने के नाम पर जमा कर दिए गए, लेकिन आज तक ग्रामीणों को एफडी के कागज नहीं दिए गए और ना ही कोई सही जानकारी मिली। ग्रामीण अपने रुपए के लिए दर दर भटक रहे। ग्रामीणों के द्वारा चांद थाने में इस मामले पर एफआईआर दर्ज की गई तो पता चला कि कियोस्क संचालक ग्रामीणों के पैसे लेकर लगभग 1 साल से फरार है। चांद थाना प्रभारी का कहना है कि जल्द ही कियोस्क संचालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमित पिता कुबेर साहू है, ये भांड पिपरिया का रहने वाला। ये बैंक ऑफ बड़ौदा से अनुबंधित एक कियोस्क केंद्र इसने बस स्टैंड चांद में खोला था। तो जिनका बस बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता होता था, उनके माध्यम से ये पैसे लिया करता था और पैसे प्राप्त करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के उनके खाते में इसके द्वारा पैसे नहीं जमा कराए गए। इस तरह से इन्हें लगभग 8 से 10 लोगों के पैसे का फोर्जरी की है। जांच पर इसके विरुद्ध 420 भादावी के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ये मामला कई समय से चल रहा था, तो आरोपी के पास ये फरियादी गण जाते थे पैसे के मांग करने के लिए। तो उसके बाद से ये खबर कन्नौज से है, जहां तालग्राम थाना क्षेत्र के त्योर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में मूंगफली काट रहा थ्रेसर पलट गया। थ्रेसर की चपेट में आई बालिका की इसमें दबकर मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब बच्ची खेत में खाना लेकर गई थी। खेत पर खाना लेकर गई ये बच्ची थ्रेसर के नीचे दब गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। रेवाड़ी में एक तरफ जहां बरसात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के रेवाड़ी में एचएसवीपी के बुलडोजर ने आज उन गरीब परिवारों की झोपड़ियों को तहस नहस कर दिया जिनमें वो पिछले कई सालों से अपना जीवन यापन कर रहे थे। रेवाड़ी के जिला सचिवालय के पास बनी झुग्गी झोपड़ियों को आज एचएसबीपी विभाग की तरफ से बुलडोजर चलाकर तहस नहस कर दिया गया है। कम से कम 2 साल हो गई साहब है, कोई आदमी है नहीं, बिगड़ा हूँ मैं भी। बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, मैं अपनी मेहनत मजदूरी करती हूँ, ऐसे प्लाटों में घरों में कहीं किसी मजदूरी आ जाए वो कर लेती हूँ, तो खा लेती हूँ, नहीं भूखी पड़ी रहती हूँ। इसको छोड़ने से पहले कोई नोटिस दिया गया था तुम्हें? नहीं साहब, मुझे तो नोटिस नहीं आया था मेरे खाने पर। भाई मुझे पता ही नहीं था, मैं तो अपने काम धंधे पे गई होंगी कहीं पे।
मुझे पता नहीं है साहब। तोड़ दिया आपकी झुग्गी? हमारी झुग्गी बहुत टूटी पड़ी है, अब कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। अभी ऐसी बैठूंगी बाहर, कहाँ जाऊंगी? रोड के किनारे ऐसी बैठी जाऊंगी, रात भर से करूंगी अपनी। बरसात हो रही है। सरकार से यो हमारा निवेदन है, सरकार हमारे को कहीं भी थोड़ी बहुत 15-20 दिन का टाइम देना चाहिए। ऐसी बारिश में कहाँ हटाएंगे, कहाँ जाएंगे? बताओ, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, बताओ क्या करेंगे? नोटिस कब दिया गया था? नोटिस तो ये 3 दिन पहले दिया था। 3 दिन पहले दिया? 3 दिन पहले दिया था नोटिस। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कहीं हमारे को थोड़ी बहुत रहने की जगह दो। मैं उसे बसावत के लिए नहीं चाहिए, अगर बसावत के लिए देते तो खट्टर साहब ने अधिकारी की बना अपने उनके ईओ की नॉलेज में लाके इस तरह की कार्रवाई कर रहा है ये, तो इसमें कहीं ना कहीं एक्शन, इसके अंदर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बरसात का मौसम भी है सर। बरसात का मौसम है, गरीब लोग हैं बेचारे, आके कहीं से यूपी से कहीं से आके अपना महंगा यहाँ लाके दूर दूर से ट्रकों में भर भर के पौधे लाके लोगों को सप्लाई करते हैं। हमारी सरकार का भाई अब एक प्रोग्राम चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर कि हरियाली कैसे हो, कैसे पॉल्यूशन से बचा जाए, और ये बेचारे उसमें इनको बजाय सम्मानित करने के भाई ऐसा काम, अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं कि यहाँ पौधे उपलब्ध करा रहे हैं, हरियाली उपलब्ध करा रहे हैं, और उनको उजाड़ने का काम एक ऐसा अधिकारी कर रहा है। बहुत से लोगों का यहाँ रोजगार भी था। ये रोजगार वाले भी मेरे पास सुबह आए थे, इनको भी मैंने विश्वास दिलाया था कि मैं बैठा हूँ, तुम्हारा किसी का भी नुकसान नहीं होने दूंगा। दिल्ली के इलाकों में जल भराव के कारण लोग परेशान हैं। कुछ भारी बारिश को दोष दे रहे तो वहीं कुछ लोग अरविंद केजरीवाल सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे। अब इस मसले को लेकर दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये हर साल की समस्या है। इसके साथ ही उन्होंने इसके पीछे कारण भी बताए हैं। दिल्ली की जनता वाटर लॉगिंग से परेशान है। ये एक हर साल का रिचुअल बनकर चला रहा है। जो सीवेज की क्लीनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है, जो ड्रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए या उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सालों साल से जो नहीं हुआ है उसकी वजह से हर वक्त वाटर लॉगिंग होती है। यमुना की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिससे कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। नजफगढ़ ड्रेन की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। ये सब चीजें न होने की वजह से आज दिल्ली के अंदर जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। ये दुखद है और मेरी कोशिश होगी कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए जिससे कि हर साल जो दिल्ली की जनता को ये तकलीफें झेलनी पड़ती होना चाहिए। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि चुनाव आयोग किसी पार्टी को कोई चुनाव चिन्ह अलॉट कर सकता है, लेकिन उसके पास पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के दौरे के समय अमरावती जिले में कहा कि शिवसेना नाम उनके दादा केशव ठाकरे ने दिया था और वो किसी को इसे हथियाने नहीं देंगे। आयोग नाम कैसे बदल सकता है? देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का मुकाबला करने के लिए कुछ विपक्षी दलों के एकजुट होने के प्रयासों के संबंध में सवाल पर ठाकरे ने कहा कि मैं इसे विपक्षी दलों की एकता नहीं कहूंगा, लेकिन हम सभी देशभक्त हैं। काम मैंने राजनीति में पक्ष पार्टी तोड़ना ही कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अब पार्टी चुराने लगे हैं और उस पार्टी पर दावा बोलने का एक समय शुरू हो गया है जो गलत है। जैसे मेरे पार्टी के बारे में शिवसेना, ये नाम मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने दिया था, वो नाम तो मैं किसी को लेने नहीं दूंगा। वो नाम देना इलेक्शन कमीशन का अधिकार ही नहीं है। चुनाव चिन्ह देना या नहीं देना वो उनका अधिकार है, लेकिन पार्टी का नाम वो नहीं दे सकते। तो पार्टी का नाम तो मेरा ही है और वो मेरे पास ही रहेगा। अगर इलेक्शन कमीशन चाहते हैं तो यहाँ आकर लोगों के साथ बात करके देखें, लेकिन मेरे पार्टी का नाम वो नहीं दे सकते, पार्टी का नाम वो नहीं बदली कर सकते, वो उनका अधिकार ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन या कमिश्नर चुनाव के दरमियान जितनी सारी बातें हम नियमों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो सारी बातें देखना उनका काम है। पार्टी का नाम बदलना उनका काम नहीं तो हम उनका नाम बदल कर। एनसीपी में अजीत पवार सहित 9 विधायकों की बगावत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल लगातार जारी है। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता और सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि
बीजेपी करप्शन की वॉशिंग मशीन है। गव्हर्नमेंट जे आहे म्हणजे कलंकित सरकार आहे, आम्ही सांगत नाही आहोत, हे केंद्रीय तपास यंत्रणांनी सांगितलेलं आहे, हे कलंकित सरकार। हा जो मनी लॉन्ड्रिंगचा कायदा आहे, PMLA ऍक्ट ज्याला आपण म्हणतो, त्या कायद्यामध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे, एखाद्या कलंकित टेंटेड खात्यातून गुन्हेगारी स्वरूपाचा पैसा जर दुसऱ्या खात्यामध्ये गेला असेल तर ती व्यक्ती सुद्धा PMLA कायद्यानुसार गुन्हेगार ठरते, असं PMLA कायदा सांगतो ईडीचा, आणि त्यानुसार अनेक लोक कारण विनाकारण तुरुंगामध्ये आहेत। आज या सरकारमध्ये फक्त टेंटेड पैसेच नाही तर ती खाती आणि त्या खात्यांसह ते खातेदारच सरकारमध्ये सामील झाले सगळे। कोणी इक्बाल मिर्चीचा पैसा घेऊन गेलेला आहे, कोणी साखर कारखान्यांचे पैसे, कोणी जरंडेश्वरचे पैसे, शिखर बँकेचं मनी लॉन्ड्रिंग, भीमा पाटचं मनी लॉन्ड्रिंग, गिरणा मोसम सहकारी कारखान्याचं मनी लॉन्ड्रिंग, जवळजवळ 14 ते 15 लोक यांच्यावर। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें राहुल गांधी बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए नजर आ रहे। वीडियो में राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे कि पीएम मुझसे डरते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सदस्यता छीन ली गई, संसद में मेरा माइक बंद कर दिया गया, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूं। Qualified because the Prime Minister is scared of my next speech. मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया, मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ा, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया, दूसरी चिट्ठी लिखी। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से विरोध के सुर तेज हो गए। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बयान सामने आया। उनका कहना है कि दिल्ली सहित कई वित्त मंत्रियों के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया कि क्यों जीएसटी को PMLA यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया है। बता दें कि 7 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की गई जिससे पूरे जीएसटी प्रणाली को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया। इसका मतलब यह है कि जो लोग जीएसटी भरते हैं उन पर अब PMLA के तहत ईडी के द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कई राज्यों ने, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कई सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने उठाया कि क्यों जीएसटी को PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाया गया है। 7 जुलाई को एक नोटिफिकेशन इशू होता है जिससे पूरे जीएसटी के नेटवर्क को, GSTN को, पूरी जीएसटी की व्यवस्था को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लेके आया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो लोग भी जीएसटी भरते हैं, चाहे आपका छोटा से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा कंपनी आप चलाते हैं, अब आपको PMLA के तहत ईडी प्रोसिक्यूट कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी मजबूरी वश कोई ऐसे व्यापारी हैं जो अगर जीएसटी नहीं भर रहे हैं, अब सिर्फ जीएसटी उन पे केस नहीं करेगी, ईडी उन पे केस कर सकती है। और हम सबने देखा है कि किस तरह से ईडी को इस्तेमाल किया जाता है लोगों को परेशान करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, महीनों तक बेल ना देने के लिए। तो अब देश के करोड़ों व्यापारियों पर क्या ईडी के केस चलेंगे? जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो व्यापारी हैं और जो बिजनेसेस हैं, क्या वो इकोनॉमी को बढ़ाएंगे या क्या वो अब अपने आप? पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के बाद मतों की गिनती लगातार जारी रही। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें बीजेपी नेता ने बंगाल की चुनावी स्थितियों पर हमला किया। संबित पात्रा ने पश्चिम बंगाल सरकार को घेरते हुए कहा कि यह हिंसा प्रायोजित तरीके से थी। पात्रा ने कहा कि बंगाल में जितनी हत्याएं हुई उसमें
प्रशासन भी शामिल है। आप याद करिए, इससे पहले के असेंबली चुनाव 2021 में लगभग 52 लोगों की 52 लोगों की हत्या हुई थी। 52 people had died in the assembly elections during Bengal. 2018 के पंचायत के चुनाव में 23 लोगों की हत्या हुई थी, चुनावी हत्या। और उससे पहले 2013 के बंगाल के पंचायत के चुनाव में 15 लोगों की हत्या हुई थी। 2013 में 15 लोग, 2018 में 23 लोग और 2023 जो वर्तमान का पंचायत चुनाव चल रहा है उसमें 45 लोगों की हत्या। उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन लोकतंत्र किस प्रकार दम तोड़ रहा है बंगाल में, यह आपके सामने पेश है, संख्यावत पेश है। बंधुगण, केवल हत्याएं नहीं, आप अगर अखबार पढ़ेंगे तो जिन शब्दों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है बंगाल के पंचायत के चुनावों को लेकर, वो शब्द है फायरिंग, गोलीबारी, बॉम्बिंग, बमबारी, बोगस वोटिंग, रिगिंग, मतपेटियों का जलाना, मतपेटियों को फेंकना। कोई तालाब में फेंक रहा है मतपेटियों को, तो कोई वोट रिगिंग करके किस प्रकार से जीता जा सकता है, टीएमसी उस प्रयत्न में, उस यत्न में लगी है। आप याद, और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें